अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम नंबर 1 कर ली थी। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लग जाए। प्रॉब्लम नंबर 2 अपने देखिएगा बैड डेट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल के चैप्टर की। यहाँ पर आप देखिएगा पेल एसोसिएट्स लिमिटेड यूजेस द बैलेंस शीट अप्रोच to estimate bad debts and maintain an allowance account to adjust accounts receivable to their realizable value. An analysis of the accounts receivable at year end produce the following age groups. ये आपके पास टेबल दिया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ से अपने उसी तरह से एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल की अमाउंट्स निकालनी है। किस तरह से, अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही नोट करेंगे। नॉट येट ड्यू 1 to 30 डेज, पास्ट ड्यू गुजरे हुए 30 दिन, गुजरे हुए 60 दिन, इस तरह से दिया हुआ है। नॉट येट ड्यू लिख लेंगे, नॉट येट ड्यू 1 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, और यहाँ पर दिया हुआ है ओवर 90 डेज पास्ट ड्यू, ओवर 90, ठीक है जी। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है टोटल, उसी तरह से नोट किया है, कुछ भी मैंने नहीं किया है। अभी देखें 8,70,000, 4,50,000 नोट कर लेते हैं। एक ही दफ़ा ऊपर रुपीज़ लिख देते हैं और यहाँ पर अमाउंट्स 870, उसके बाद 4,50,000, नेक्स्ट देखिएगा 1,95,000, 45,000, और उसके बाद है 75,000। टोटल अमाउंट दी हुई है 1,63,5,000, 16,35,000, ठीक है जी। मैंने अभी बस टेबल नोट किया। एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल का मतलब ये होता है कि कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट हमें यहाँ से अमाउंट कलेक्ट नहीं होगी। ये अकाउंट्स रिसीवेबल है जिनसे हमने पैसे लेने हैं। इसका मतलब ये है कि क्या चांसेस हैं। यहाँ पर 1% चांस है कि हमारी अमाउंट अनकलेक्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर 4% है, इसको नोट करते हैं। 1%, 4%, 10%, 30%, 50%। देखो परसेंटेज दी हुई है, हमने इसकी अमाउंट कैलकुलेट करके लिखनी होती है, ठीक है जी। मेरे साथ साथ ही आप ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ लगेगी आपको। इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। देखिएगा 1% है, 8,70,000 का ले लेंगे 1%, ठीक है। इसी तरह से आपका आएगा 8700। उसके बाद है 4,50,000 का 4%, अमाउंट आ जाएगी 18,000। उसके बाद है 195,000 का 10%, 195,000 का 10%, 19,500। 45,000 का 30%, 13,500। उसके बाद 75,000 का 50%, अमाउंट आ जाती है 37,500। अकाउंटिंग, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मैथ, स्टैट, कहीं पर भी आपने वर्बली कैलकुलेशन करके नहीं लिखनी, चाहे आपको कितना ही आता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए एक पॉइंट की तो आपका क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो जाता है। इन सबको प्लस कर लेंगे, आप भी प्लस करें। 37,500, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 97,200। और मेरी आदत है कि मैं कैलकुलेशन हमेशा 2 टाइम्स करती हूँ कि हमसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो गलती निकल आती है, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगता। ये देखिए मैंने अगेन कर ली 97,200। इट मीन्स के हमारे टोटल अनकलेक्टेबल जो है वो 97,200 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा कि उसने कहा क्या हुआ है। बिफोर दी एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31 की एडजस्टमेंट से पहले दी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शोड अ क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, लेस
31,500। इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई हैं, सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल बेस्ड ऑन द अबव क्लासिफिकेशन बाय एज ग्रुप। उसने कहा है कि आप अपनी अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल निकालें, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये दी हुई मालूमात के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ये हमने निकाल ली, ठीक है जी, वो हमने ये निकाल ली। कहाँ गया पेपर, अच्छा चलो देख लेते हैं। ये हमने निकाल ली है अपनी वैल्यू। अच्छा जी, अब देखिएगा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया अपना टेबल। अब हमने उसकी एंट्री भी करनी होती है। जब भी वो टेबल कहता है ना, जैसे उसने यहाँ पर कहा कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स वगैरह वगैरह, तो हमने अब इसकी साथ ही ये देखिए यहाँ पर हमने लिखना है, हमने अपना ए पार्ट कैलकुलेट किया और साथ ही इधर आप एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रा कर लो, ठीक है। देखो जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ ही करते जाएंगे ना तो वो काम आसान रहेगा। प्रॉपर यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट ड्रा कर लो आप लोग, पर्टिकुलर्स मार्कर के साथ अच्छे तरीके से इसकी हेडिंग्स वगैरह दे के, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, रुपीज़ क्या होगी इसकी एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। वही एंट्री है जो आपको मैंने पहले भी ये करवाई है आपके एक्सरसाइज में। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, अलाउंस रहता है अपने डाउटफुल डेट्स के लिए 97,200, 97,200 यहाँ पर लिख देंगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड, इसको आप इस तरह से, यहाँ भी आपका ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है देखिएगा, आपने देखा यहाँ पर उसने एक क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ था। बी पार्ट में देखें उसने कहा है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू द प्रॉपर अकाउंट। उसने कहा एडजस्टिंग एंट्री करो। एडजस्टिंग का मतलब ये है जो प्लस या ऐड हो रहा है उसको कर दो। हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट क्या आई है, टेबल बनाकर रिक्वायर्ड अमाउंट क्या आई है, ये आपकी वर्किंग है बी पार्ट की, क्वेश्चन में ही करेंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट आपकी क्या आई है, रिक्वायर्ड अमाउंट ₹97,200, ठीक है, टेबल बना के जो आई ऐड करके। यहाँ से लेस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, लेस होगा क्रेडिट बैलेंस, वो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 31,500, 31,500। इसको लेस कर दे, आपके पास आपकी अमाउंट आ जाएगी 97,200 लेस 31,500, तो 65,700 के साथ आप यहाँ पर एंट्री करेंगे 65,700। अब फिर से यहाँ से जर्नल का फॉर्मेट ड्रा करोगे आप, एक ही फॉर्मेट में नहीं सब कुछ करते जाना इस तरह से। अगर उसने हमसे अलग अलग पूछा हुआ है तो हम क्यों इसको एक साथ करेंगे। सेपरेट रिक्वायर्ड किया है ABC, तो सेपरेट ही आप इसको सॉल्व करोगे, वो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर प्रॉपर आपने जर्नल वगैरह का हेडिंग दे लेनी है, वो आप लोगों को पता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दें, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, पीछे भी ऐसी एंट्री करनी थी, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। आपकी अमाउंट है 65,700, एडजस्टिंग अमाउंट आपकी ये आई है। ये है आपका पार्ट नंबर बी। प्रॉपर जब आप इसको प्रेजेंटेशन से करोगे ये यहाँ तक आएगा कंप्लीट और बहुत अच्छा लगेगा। अभी समझाने के लिए मैंने आपको जस्ट रफ किया, हमारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट इसका देखिए, अज्यूम डैट ऑन Feb 2, अज्यूम कर लें कि फरवरी 2 को क्या हुआ, ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इसी साल के, पेल एसोसिएट लिमिटेड लर्न्स डैट एन अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनेटिंग ऑन 6 अक्टूबर। पेल कंपनी ने देखा कि 6 अक्टूबर को हमारा एक अकाउंट रिसीवेबल था 18,000 का, इज़ वर्थलेस ड्यू टू बैंकरप्सी ऑफ द कस्टमर। वो अकाउंट हमारा बैड डेट्स में चला गया क्योंकि बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है। खान ट्रेडर्स
प्रिपेयर द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड ऑन Feb 2 टू राइट ऑफ दिस अकाउंट। उसने कहा कि आप जर्नल एंट्री करो। देखो, जब एक्चुअली कोई हमारा बैड डेट हो जाता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सी का आपने, चाहे हम यहाँ ही कर लेंगे क्योंकि सी की वर्किंग नहीं है कोई, तो जब एक्चुअली ये हमारा बैड डेट हो गया तो पहली चीज़ ये है कि अकाउंट्स रिसीवेबल ने क्रेडिट होना है। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट्स रिसीवेबल जिससे पैसे मिलने थे अब नहीं मिलने, तो वो आपका हो गया क्रेडिट। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल जब भी क्रेडिट होगा ना, आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि कहाँ हम बैड डेट्स डेबिट करें, कहाँ हम अलाउंस डेबिट करें, तो याद रख लें जब भी अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा वाकई में हमारा बैड डेट हो गया। ये तो हम अपना बना रहे थे ना कैसा होगा, ठीक है, इस सूरत में ऐसे होगा, इस सूरत में ऐसे होगा, यहाँ पर एक्चुअली हो गया। जब कोई अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, बैड डेट होता है, तो हमेशा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होता है, याद रख लें, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, नरेशन आपने हर एक के साथ लिखनी है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, ड्यू टू द बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर वन अकाउंट गोट बैड डेट। ठीक है, इस तरह से आप करके यहाँ पर नरेशन लिखोगे। यहाँ आप लिखोगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड। सिंपल वाली लिख लो अगर स्टूडेंट्स को ये मसला हो रहा है, लेकिन विदाउट नरेशन आप एंट्री करोगे, नरेशन नहीं लिखोगे, आपकी एंट्री चेक ही नहीं होगी समझ में। ठीक है, विदाउट नरेशन आपकी एंट्री कभी कंप्लीट नहीं होती है। आपने ऊपर प्रॉपर डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ सब कुछ लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बगैर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स कभी कुछ भी नहीं आएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।